अमर शर्मा लैपटॉप खोले वीडियो कॉल पर इंटरनेशनल क्लाइंट से डील फाइनल कर रहे थे। तभी अचानक उनके कानों में बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज पड़ी। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखने लगी। सामने वाला क्या कह रहा था उन्हें ठीक से सुनाई ही नहीं दिया। उन्होंने तुरंत कॉल पर कहा कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं और वीडियो कॉल बंद कर दी। फिर इंटरकॉम उठाकर अजीत साहब को अपने कैबिन में बुलाया। ये मेरे ऑफिस से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? उनकी आवाज सख्त थी। अजीत साहब घबराकर बोले, सर वो दरअसल अनन्या मैडम आज अपने बच्चे को लाई हैं। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या तरीका है? किसने इजाजत दी उन्हें बच्चे को ऑफिस लाने की? ये ऑफिस है, डे केयर सेंटर नहीं। अभी के अभी बुलाइए उन्हें। अमर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी अहम मीटिंग बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। अपना बच्चा रिया के पास छोड़कर कुछ ही पलों बाद अनन्या अमर शर्मा के सामने खड़ी थी। अनन्या, किसने इजाजत दी आपको अपने बच्चे को ऑफिस में लाने की? ये कोई तरीका है? वो गुस्से से उसे देख रहे थे। अजीत साहब के चेहरे पर चिंता साफ थी। वो जानते थे अमर गुस्से में किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, सर, घर पर इसे संभालने वाला कोई नहीं है। वो उंगलियां मसलते हुए खड़ी थी। इट्स नॉट माई बिजनेस अनन्या। अगर बच्चे को संभालना है तो जॉब छोड़ दीजिए। आगे से इसे ऑफिस लाने की जरूरत नहीं है, वरना कल से आने की जरूरत नहीं। उनका लहजा बेहद सख्त था। काम के मामले में वो किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं करते थे। अजीत साहब चुपचाप पीछे खड़े थे। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे पलट गई। उसके जाते ही अजीत साहब धीरे से बोले, सर, काम में बहुत अच्छी है। बाकी लोग प्रेजेंटेशन 2-3 दिन में बनाते हैं, ये 1 दिन में तैयार करके देती है। बहुत होशियार और मेहनती है। अमर ने बिना ऊपर देखे जो ऑफिस का माहौल खराब करेगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा फैसला है। इतना कहकर उन्होंने फिर से लैपटॉप खोल लिया। कुछ देर बाद मीटिंग दोबारा शुरू हुई और इस बार बिना किसी रुकावट के क्लाइंट ने डील फाइनल कर दी। उनका मूड भी थोड़ा हल्का हो गया। करीब 2 बजे वो ऑफिस से निकलने लगे, लेकिन बाहर का नजारा देखकर ठिठक गए। पूरा ऑफिस खाली था। शायद सब लोग कैंटीन में लंच के लिए गए थे। तभी उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो नीले सादे सूट में थी और अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो अनन्या थी। बच्चा बार बार रो रहा था और वो उसे सीने से लगाकर बहला रही थी। ये दृश्य उनके लिए अजीब था। अमर इन घरेलू रिश्तों और जिम्मेदारियों से कभी जुड़े नहीं रहे थे, इसलिए ऐसी हालत समझना उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी एक पल को उनके मन में उसके लिए तरस आया। वो साफ देख पा रहे थे कि अनन्या कितनी परेशान और थकी हुई है। शायद उसकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, तभी वो बच्चे को ऑफिस लाने पर मजबूर हुई। कुछ सोचते हुए अमर धीरे धीरे उसके पास चले आए। अनन्या मुंह फेर कर खड़ी थी और छोटे से आर्यन को दीवार पर लगी पेंटिंग दिखाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो पलटी तो सामने अमर शर्मा को खड़ा देख उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। सर, मैं कल से इसे साथ नहीं लाऊंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। उसकी आवाज कांप रही थी। अमर ने थोड़ी नरमी से कहा, नहीं, मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन क्या आपके पति की इस बच्चे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी नज़र उस गोरे गुलाबी मासूम से बच्चे पर थी जो सच में बहुत प्यारा था। अनायास ही उनके मन में उसके लिए स्नेह आ गया। अनन्या ने नजरें झुका ली। सर, वो नहीं है। मतलब? अमर ने हैरानी से पूछा। उनकी मौत हो गई है, वो धीमे से बोली। मैं अपने भाई भाभी के साथ ही रहती हूँ और इसी नौकरी से अपने बच्चे को पाल रही हूँ। वो आमतौर पर अपने दुख को किसी से नहीं कहती थी, लेकिन सामने कंपनी का मालिक खड़ा था। अगर वजह ना बताती तो नौकरी हाथ से चली जाती, और नौकरी चली गई तो बच्चे का दूध, दवाइयाँ सब मुश्किल हो जाता। भाई भाभी के सामने हाथ फैलाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। अमर ने उसके चेहरे की थकान और दर्द साफ देखा। फिर बच्चे के सिर के पीछे हल्का सा चोट का निशान भी उनकी नजर में आया। इतना छोटा, सिर्फ 6 महीने का। उन्होंने धीमे से कहा, क्या नाम है इसका? सर, इसका नाम आर्यन है। ये सुनकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। अनन्या ने राहत की लंबी सांस ली। वो सच में बहुत डर गई थी,
लेकिन सवाल अभी भी वही था। अगर ऑफिस में नहीं लाएगी तो आर्यन को किसके पास छोड़ेगी? किस पर भरोसा करेगी कि घर में सुरक्षित रहेगा? उसकी आंखों में नमी तैर गई। दूसरी तरफ अमर जब घर पहुंचे तो खाली घर जैसे उन्हें काटने दौड़ रहा था। थके हुए से वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गए। विजय काका तुरंत ही आ गए। साहब जी, खाना लगा दूं? अमर ने कहा, हाँ काका आप लगाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वहीं बैठे बैठे उन्होंने माँ का नंबर मिलाया। क्या इरादा है आपका? वापस आना है या नहीं? उनकी आवाज में हल्का गुस्सा था। उधर से सरिता जी हंस पड़ी। अरे बेटा, क्या करूं, बच्चे जाने ही नहीं दे रहे। बस 2-3 दिन में आ जाऊंगी। अमर ने झुंझलाकर फोन काट दिया। माँ भी क्या करती, सारा दिन खाली घर में अकेली रहती थी, इसलिए अक्सर अमन भैया के पास चली जाती। दोनों भाइयों ने पिता के गुजरने के बाद उनकी वसीयत के अनुसार जायदाद बांट ली थी। न कोई झगड़ा, न कोई मनमुटाव। अमन भैया अपनी पत्नी कविता भाभी और 3 बच्चों के साथ लखनऊ में रहते थे, जबकि अमर मुंबई में अकेले रहते थे। पहले माँ उनके साथ ही रहती थी, लेकिन अब कभी कभी बड़े बेटे के पास चली जाती। बच्चों के बीच उनका मन लग जाता था। लौट कर आती तो बस एक ही बात दोहराती, शादी कर लो बेटा, कब तक ये घर यूं सूना रहेगा? अमर हर बार साफ शब्दों में कह देते, मेरी जिंदगी में शादी की कोई जगह नहीं है। एक दिन सरिता जी सच में नाराज हो गईं। आखिर वजह क्या है? अगले महीने तुम 30 के हो जाओगे। उनकी जिद पर अमर का सब्र टूट गया। उसी गुस्से में उन्होंने एक गहरा राज उनके सामने खोल दिया। ऐसा राज जिसे सुनकर सरिता जी का दिल बैठ गया। ये क्या कह रहे हो बेटा? जरूरी नहीं है कि हर मेडिकल रिपोर्ट सही हो। उनकी आवाज कांप गई थी। रिपोर्ट बिल्कुल सही थी माँ। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, अमर ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा और फिर चुप हो गया। सरिता जी की आंखों में गहरा दुख उतर आया। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस किस्मत से उनका बेटा गुजर रहा है। अमर भी जाने कब से यही सब सोच रहा था। तभी विजय काका ने आकर कहा, साहब जी, खाना लगा दिया है। वो जैसे ख्यालों से बाहर आया। मैं अभी आता हूँ काका, कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने चुपचाप खाना खाया। हमेशा की तरह विजय काका ने स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन आज खाने में उसे कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। खाना खत्म करके वो अपने कमरे में आया, लैपटॉप खोला। अजीत साहब ने एक प्रेजेंटेशन भेजी थी। फाइल के आखिर में नाम पढ़ते ही उसके जहन में कुछ कौंध गया। काले रंग की चमकती मासूम आंखें, गुलाबी गाल, नन्हे गुलाबी होंठ। वो अनायास मुस्कुरा दिया। कितना प्यारा बच्चा था आर्यन, लेकिन बाप के प्यार से वंचित। अनन्या उसे चुप कराने में कितनी परेशान हो रही थी। बिखरे बाल, रातों की जागी आंखें। जब उसने ऑफिस में बुलाया था तो वो कितनी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर मजबूरियां साफ लिखी थी। अमर ने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद से पहले वही मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा, जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उधर अनन्या शाम 5 बजे घर पहुंची। आर्यन उसकी गोद में ही था। सुमन भाभी ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। उसने हमेशा की तरह अनदेखा किया। जिंदगी पहले ही आसान नहीं थी, ऊपर से झगड़ा करके और मुश्किल क्यों बनाती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर्स में छुपाए पैसों से उसे दूध और आर्यन के डायपर लाने थे। हर महीने वो सुमन भाभी को अच्छा खासा पैसा देती थी, तभी तो उन्होंने उसे घर में रहने दिया था, वरना कब का जीना मुश्किल कर देती। आज वो बहुत परेशान थी। अमर ने साफ कह दिया था कि बच्चे को दोबारा ऑफिस मत लाना। आखिर किसके भरोसे वो अपने बच्चे को छोड़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने आर्यन मासूमियत से खिलौना गाड़ी से खेल रहा था। उस दिन जब वो ऑफिस से लौटी थी और आर्यन के सिर पर चोट देखी थी तो उसके मुंह से चीख निकल गई थी। ये क्या हुआ सुमन भाभी? वो घबराकर बोली थी। जिया उसे उठा रही थी। हाथ से गिर गया, लेकिन चोट गहरी थी। अनन्या का दिल कांप उठा। वो तुरंत उसे लेकर डॉक्टर नेहा के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, ये सिर्फ गिरने से नहीं हुआ है, किसी सख्त चीज से लगा है, तभी इतनी सूजन आई है। पूरी रात वो आर्यन के सिरहाने बैठी रोती रही। उसी गुस्से और डर में अगले दिन उसे ऑफिस ले गई थी, लेकिन वहां अमर ने सबके सामने डांट दिया था। अब करे तो क्या करे। दूसरे दिन वो ऑफिस जाते समय पड़ोस में रहने वाली बबीता के पास
आर्यन को छोड़ गई। उसे पता था शाम को घर लौटेगी तो तूफान खड़ा होगा। सुमन भाभी जरूर उसके भाई के कान भरेंगी, लेकिन वो क्या करती? न भाभी पर भरोसा था, न उनके बच्चों पर। इतने छोटे बच्चे को किसके सहारे पर छोड़ती? ऑफिस में बैठी उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्लाइंट की फाइल तैयार करते वक्त उसने कई गलतियां कर दी। अजीत साहब परेशान चेहरा लिए उसके कैबिन के पास आकर खड़े हो गए। ये क्या किया आपने अनन्या? इस फाइल में इतनी सारी गलतियां हैं, मैं इसे अमर सर के पास कैसे लेकर जाऊं? अजीत साहब ने परेशान होकर कहा। अनन्या घबराकर बोली, सॉरी सर, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अजीत साहब ने सर हिलाया। अब ठीक करने का टाइम नहीं है सर, फाइल अभी मांग रहे हैं। वो फाइल लेकर तेज कदमों से अमर के कैबिन में चले गए। अमर शर्मा ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे और अगले ही पल गुस्से में फाइल जमीन पर फेंक दी। ये जानबूझकर की गई गलतियां हैं क्या? क्या हमारी कंपनी डुबोना चाहते हैं आप लोग? तनख्वाह किस बात की लेते हैं सब? उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अजीत साहब घबरा गए। सर, ये फाइल अनन्या ने तैयार की है। वो कह रही थी कि दोबारा बना देगी। अमर ने तीखी नजर से देखा। आप तो कहते थे कि काम में कभी लापरवाही नहीं करती, तो ये क्या है? अजीत साहब ने धीरे से कहा, सर, 1 साल से काम कर रही है, कभी शिकायत नहीं आई। शायद आज परेशान है। अमर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, उन्हें बुलाइए। इस बार उनके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उधर अनन्या अपनी सीट पर बैठी हिचकियां लेकर रो रही थी। रिया उसे पानी पिला रही थी। तभी अजीत साहब आए। अनन्या, सर बुला रहे हैं। वो घबराकर बोली, सर, मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे? अजीत साहब ने कंधे उचका दिए। मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जानती हैं गुस्से में क्या कर सकते हैं। चलिए, बात सुन लीजिए। कांपते कदमों से आंसू पोंछते हुए वो अमर के कैबिन में गई। सर, मुझसे गलती हो गई है, मैं फाइल दोबारा तैयार कर दूंगी, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अमर उसके डरे हुए चेहरे को देखकर ठिठक गया। मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन अगर घर में कोई परेशानी है तो 2-3 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। उनके स्वर में अब नरमी थी। शुक्रिया सर, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, वो धीमे से बोली। अमर ने गौर से देखा। आपकी मजबूरी आपके बच्चे से जुड़ी है ना? वो चौंक गई। जी सर, मेरा बेटा बहुत छोटा है, घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। उस दिन भी बच्चों ने उसे गिरा दिया था, उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। अब डर लगता है कहीं मैं घर लौटूं और मेरा बच्चा सही सलामत ना मिले तो शायद मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो रो पड़ी। अमर की आंखों के सामने आर्यन का मासूम चेहरा घूम गया। अनजाने में उनके मुंह से निकल गया, आप शादी क्यों नहीं कर लेती अनन्या? एक औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। इतनी निजी बात सुनकर वो शर्म से लाल हो गई। सर, मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल जाए जो मेरे बेटे को अपना समझे तो सोच सकती हूँ, वरना मैं किसी के भरोसे अपनी दुनिया नहीं सौंप सकती। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और हिम्मत भी। मैं जानता हूँ कि उसके असली पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई सिर्फ आपके बच्चे की खातिर आपको शादी के लिए कहना चाहे तो क्या आप उसका साथ स्वीकार करेंगी? अमर शर्मा ने गंभीर नजरों से अनन्या का चेहरा देखा। वो चौंक गई। जी, क्या मतलब? अमर ने शांत और साफ लहजे में कहा, मैं आपको समझाता हूँ। आपका बेटा बहुत प्यारा है। जब से मैंने आर्यन को देखा है, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसके लिए मेरे दिल में एक अलग ही अपनापन है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ आपके बच्चे की वजह से। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये सुनकर अनन्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अमर को ऐसे देख रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। उसकी चुप्पी देखकर अमर फिर बोले, आप जो भी पूछना चाहें खुलकर पूछ सकती हैं। वो हिचकिचाते हुए बोली, सर, आप इतने अच्छे दिखते हैं, इतने बड़े बिजनेस के मालिक हैं, आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं। शादी के बाद आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। मैं तो एक साधारण गरीब औरत हूँ, वो भी पहले से शादीशुदा एक बच्चे की माँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने अपने मन की बात कह दी। अमर हल्का सा मुस्कुराए, फिर उसकी मुस्कान में दर्द उतर आया। काश ये इतना आसान होता,
अगर जिंदगी ने मेरे साथ यह खेल ना खेला होता तो शायद आज मैं भी शादीशुदा होता, बच्चों का पिता होता। लेकिन एक सच्चाई है जो आपको जाननी चाहिए, मैं कभी पिता नहीं बन सकता। ये सुनकर अनन्या सन्न रह गई। अमर आगे बोले, जब मैंने आर्यन को देखता हूँ तो मन करता है उसे गोद में उठाऊं, उसे प्यार करूं, उसके सिर पर हाथ फेरूं, एक पिता की तरह उसे अपना नाम दूं। ये सब मेरे दिल की सच्ची भावना है। अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं तो मैं आपके बेटे को अपना नाम दूंगा, उसे वो पहचान दूंगा जिसकी हर माँ ख्वाहिश करती है। लेकिन आप सोच समझकर फैसला लीजिए। उनका लहजा स्थिर और ईमानदार था। अनन्या का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी ये रुख भी ले सकती है, वो भी उसके बच्चे के लिए। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे से कहा, सर, मैं सोचकर जवाब दूंगी। अमर मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन याद रखिए, ये शादी मैं सिर्फ आर्यन के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। अनन्या सिर हिलाकर बाहर निकल गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। रिया ने उसे गौर से देखा। वो रोती हुई अंदर गई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ी खुशी मिल गई हो। रिया ने बहुत पूछा पर अनन्या ने कुछ नहीं बताया। वो जानती थी आगे की राह आसान नहीं होगी। भाई भाभी कब तक उसे घर में रखेंगे, कोई भरोसा नहीं, कभी भी तंग आकर निकाल सकते हैं। तब वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत ने उसके बेटे के लिए एक मजबूत सहारा दिया है, और ये सोचकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। लोगों ने उसके बेटे के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। कोई उसे मनहूस कहता, कोई कहता कि बाप को खा जाने वाला अपशगुनी बच्चा है। दिन रात अनन्या को ताने सुनने पड़े कि ये बच्चा उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसकी जवानी खा जाएगा। अपने ही बच्चे के लिए ऐसे शब्द सुनकर उसका दिल जैसे चाक हो जाता था। उसकी माँ ने उसकी इच्छा पर उसे सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं करवाया था, बल्कि कई छोटे बड़े कोर्स भी कराए थे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। शादी से पहले वो एक कंपनी में नौकरी करती थी। वहीं निखिल उसे पसंद करने लगा। अनन्या शांत स्वभाव की लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिस पर किसी की भी नजर ठहर जाती। निखिल ने सीधे अपने घरवालों के जरिए रिश्ता भेज दिया। अनन्या को भी वो अच्छा लगता था, इसलिए दोनों तरफ से बात पक्की हो गई और जल्दी ही शादी भी हो गई। शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। निखिल की माँ उसे खास पसंद नहीं करती थी, शायद इसलिए कि बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी। निखिल के दो बड़े भाई भी उसी घर में अलग अलग हिस्सों में रहते थे, जबकि अनन्या और निखिल तीसरी मंजिल पर रहते थे। शादी के शुरुआती 3 महीने बहुत खूबसूरत बीते, जैसे उसकी जिंदगी में बहार आ गई हो। लेकिन वो दिन उसके लिए कयामत बनकर आया जब एक शाम निखिल जिंदा वापस नहीं लौटा। सड़क हादसे में एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक तो वहीं टूटकर बिखर गई और निखिल ने भी कुछ ही सांसें ली, फिर हमेशा के लिए चला गया। अनन्या चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन उसकी सांस उल्टा उसे ही दोष दे रही थी कि उसी की वजह से उनका बेटा मर गया। वो खुद गहरे सदमे में थी। कुछ दिनों बाद जब परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार वो घर में ही शोक के दिनों में रह रही थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच हुई तो पता चला कि वो पेट से है, लगभग 2.5 महीने से। ये खबर सुनते ही निखिल के दोनों भाई चिंतित होने लगे। उन्हें डर था कि अगर वो यहीं पर रहेगी और बच्चा यहीं पर पैदा होगा तो आगे चलकर जायदाद में उसका और उसके बच्चे का हिस्सा बन जाएगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ को भड़काया कि इस मनहूस लड़की को घर से निकाल दो, नहीं तो कल को ये सब पर कब्जा कर लेगी। बातों बातों में आग ऐसी भड़की कि उसकी सास ने बिना दया दिखाए उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, समझाने लगे कि ऐसी हालत में बहू को मत निकालो, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। रोती बिलखती अनन्या उसी हालत में अपने भाई के घर पर लौट आई। उसके सपनों का घर, उसका छोटा सा संसार एक ही झटके में उससे छिन गया था। उसकी माँ पहले से ही बीमार रहती थी, लेकिन बेटी के दुख ने उन्हें और ज्यादा तोड़ दिया था। जब अनन्या 7वें महीने में थी, तभी अचानक माँ का भी देहांत हो गया। वो बिल्कुल सुन्न रह गई। एक के बाद एक दुख ऐसे टूट पड़े कि उसे समझ नहीं आता था कि हंसे या रोए। कभी अकेले बैठी बैठी हंसने लगती,
तो कभी फूट फूट कर रो पड़ती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बड़ी मुश्किल से उसने वो समय काटा। कभी घर में खाने के लाले पड़ जाते तो कभी लोगों के ताने सुनने पड़ते। माँ के जाने के बाद तो जैसे सुमन भाभी को उसे नीचा दिखाने का और मौका मिल गया। छोटी छोटी बात पर ताने, उल्हाने, अपमान सब कुछ चुपचाप सहती रही। फिर एक दिन सरकारी अस्पताल के साधारण से बेड पर उसने एक खूबसूरत स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अपने गोल मटोल बच्चे को सीने से लगाते ही जैसे उसके सारे दुख कुछ देर के लिए हल्के हो गए। उसे लगा अब उसे टूटना नहीं है, इस बच्चे के लिए जीना है। उसने बड़े प्यार से उसका नाम आर्यन रखा। बस 1 महीना ही हुआ था कि उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। कभी पड़ोस में रहने वाली बबीता के पास बच्चे को छोड़ जाती, तो कभी मजबूरी में सुमन भाभी के भरोसे छोड़ देती। जैसे तैसे दिन कट रहे थे, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि भाभी के बच्चे जानबूझकर आर्यन को परेशान करते हैं। कभी उसके हाथ पर खरोच होती, कभी माथे पर हल्की चोट। ये देखकर अनन्या का दिल छलनी हो जाता, लेकिन वो हर बार चुप रह जाती। तभी पता चला कि बबीता की भी शादी तय हो गई है और वो जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। अब अनन्या की चिंता और बढ़ गई। दिन रात वो इसी सोच में डूबी रहती, जिससे काम पर भी उसका ध्यान नहीं लग पाता था। उसे क्या पता था कि शायद किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जब उसके ऑफिस के मालिक अमर शर्मा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उस दिन वो काम से लौटते समय बेहद खुश थी। घर पहुंचते ही उसने आर्यन को गोद में उठाकर कसकर सीने से लगा लिया। उसे लगा ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसी ने उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद जगाई है। उसे लग रहा था कि अब उसके दुखों का समय खत्म होने वाला है और खुशियां उसके जीवन में आने वाली हैं। लेकिन वो मासूम नहीं जानती थी कि परीक्षाएं अभी बाकी हैं। उसने हिम्मत करके राजीव भैया के सामने अमर शर्मा का प्रस्ताव रखा। सुमन भाभी भी वहीं बैठी थी। ये सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो ताने मारते हुए बोली, अच्छा तो ये सब चल रहा था। मैं भी सोचूं इतनी सज धज कर ऑफिस क्यों जाती है। खुद तो अपनी जरूरतें पूरी कर लेगी उस आदमी से, लेकिन इस बच्चे के सिर पर कौन हाथ रखेगा। उनकी बातों में जहर घुला हुआ था। अनन्या हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह उनके हाथ पर रख देती थी, फिर भी उसे ही सुनना पड़ता था। वो झिझकते हुए बोली, भैया वो आर्यन की वजह से ही मुझसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो उसे अपना नाम देना चाहते हैं, उसे अपना बेटा मानना चाहते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद चमक रही थी। ये सुनकर राजीव भैया हैरान रह गए। उनकी आंखों में यकीन से ज्यादा शक था। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, लेकिन क्यों? मेरी नजरों के सामने से ऐसा कोई आदमी नहीं गुजरा जो इतना नेक हो। अनन्या ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया दरअसल वो पिता बनने की क्षमता से वंचित हैं। यही सच्चाई है। इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और आर्यन को अपनी संतान की तरह पालना चाहते हैं। ये सुनकर राजीव भैया कुछ देर के लिए चुप हो गए। अब उनके पास मना करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। आखिरकार उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, कब आ रहे हैं वो लोग रिश्ता लेकर? अनन्या ने हिचकते हुए कहा, पहले आपका जवाब जानना था भैया। उनसे कह दूंगी जब आप कहेंगे। राजीव भैया ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है अनन्या, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी जल्दी पूरी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। सुमन भाभी बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से उसे घूरती रह गईं। लेकिन इस बार अनन्या को उनकी नजरों की परवाह नहीं थी। उधर ऑफिस में अमर शर्मा लैपटॉप पर काम कर रहे थे कि तभी अजीत साहब हाथ में कुछ कागज लिए अंदर आए। सर, ये अनन्या जी का इस्तीफा है। आज वो ऑफिस आई हैं, लेकिन कह रही हैं कि आज उनका आखिरी दिन है। ये सुनकर अमर शर्मा चौंक गए। क्या? क्यों? इस्तीफा दे रही हैं? वो परेशान उठे। अभी तक अनन्या ने उनके प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया था और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब अचानक नौकरी छोड़ना, कहीं उन्होंने प्रस्ताव देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसी चिंता में उन्होंने अजीत साहब से कहा, उन्हें मेरे कैबिन में भेज दीजिए, मैं खुद वजह जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद अनन्या उनके सामने खड़ी थी। प्लीज बैठिए, उन्होंने इशारा किया। फिर सीधे पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? अनन्या के हाथ कांप रहे थे, हथेलियों में पसीना था,
चेहरा लाल पड़ गया था। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, सर, मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, इसीलिए नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपने भैया से बात करूंगी, उन्होंने भी हाँ कर दी है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात पूरी कर पाई। अमर शर्मा कुछ पल उसे देखते रह गए। जो चिंता उनके दिल में थी वो अचानक हल्की हो गई। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा। तो इस रविवार मैं अपनी माँ सरिता जी को आपके घर भेज दूंगा। वो आकर आगे की बातें तय कर लेंगी। लेकिन शादी से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगे या आप सहमत ना हो, तो आप साफ मना कर सकती हैं। ये सुनकर अनन्या फिर घबरा गई। अमर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा, देखिए, एक नया रिश्ता शुरू करने से पहले कुछ बातें तय होना जरूरी है। मैं आपसे सिर्फ आर्यन की वजह से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद संतान पैदा नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो मुझे आर्यन पर पूरा अधिकार चाहिए। अगर भविष्य में हमारे बीच कोई समस्या होती है या आप मुझे छोड़ने का फैसला करती हैं तो मैं आर्यन को खुद से अलग नहीं करूँगा। वो मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि जब मैं उसे अपना नाम दूंगा, अपना बेटा मानूंगा, तो फिर उसे कभी खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। ये सुनकर अनन्या सचमुच हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी उसके बच्चे के लिए इतना गहरा लगाव महसूस कर सकता है। कुछ पल वो चुप बैठी रही, फिर धीमी आवाज में बोली, सर, मुझे इस बात पर भला क्या ऐतराज हो सकता है, और मैं कभी आपसे अलग होने का फैसला नहीं करूंगी। आप नहीं जानते मैं कितनी मजबूर और बेबस रही हूँ। आपने तो एक भटकी हुई जिंदगी को सहारा दिया है। मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी सहमति दे दी। अमर शर्मा हल्का सा मुस्कुरा दिए। ठीक है, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, उन्होंने कहा। अनन्या ज्यादा देर वहां बैठ नहीं पाई। वो जल्दी से उठी और बाहर आ गई, लेकिन उसका दिल तेज से धड़क रहा था। एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। वो खुद नहीं जानती थी कि इस रिश्ते को दिल से कबूल कर पाएगी या नहीं, मगर इतना तय था कि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आर्यन की वजह से हो रहा था। उधर विजय काका सरिता जी का सामान लेकर अंदर आए। अमर शर्मा अभी अभी ऑफिस से लौटकर लॉन्च में बैठे ही थे। माँ को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। सरिता जी ने हल्की नाराजगी से कहा, अरे, तुमने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। फोन पर बस इतना कहा कि जल्दी आओ, जरूरी बात है। कुछ बताया भी नहीं। मैंने तो उसी वक्त अमन से कहा कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। उनकी जल्दी देखकर अमर मुस्कुरा दिए। माँ, जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगी। सरिता जी जानती थी कि उनका ये गंभीर स्वभाव वाला बेटा बहुत कम मुस्कुराता है, इसीलिए उसके चेहरे की चमक देखकर वो खुद भी उत्सुक हो गई। अमर ने कहा, जिस बात का आप बरसों से इंतजार कर रही थी, वो समय आ गया है। सरिता जी की आंखें फैल गईं। क्या? सच? तुम शादी कर रहे हो? फिर हल्की शिकायत के साथ बोली, जब भी तुमने मुझे इस तरह अचानक बुलाया है तो ऐसा ही कुछ निकला है। अपने भाई भाभी, भतीजे भतीजियों को छोड़कर मुझे चुपके से क्यों बुलाया? उनकी नाराजगी पर अमर फिर मुस्कुरा दिए। माँ, शादी बहुत ही सादगी से होगी। जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ वो पहले से शादीशुदा थी, अब विधवा है, और मेरी शादी की वजह सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे देखते ही जाने क्यों दिल से लगाव हो गया। ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही हो। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अगर मौका मिला तो उसे अपना नाम दूंगा, उसे अपना बेटा बनाऊंगा, और फिर मैंने उसी सोच को आगे बढ़ा दिया है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अमर की आवाज में जो सच्चाई थी वो साफ महसूस हो रही थी। आप जानती हैं ना माँ, मैं अधूरा इंसान हूँ। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, लेकिन उस बच्चे को देखकर पहली बार मुझे अपने अंदर एक पिता होने का एहसास हुआ। इसीलिए मैंने उसे अपनाने का फैसला किया है। अमर शर्मा की आवाज में सच्चाई थी। सरिता जी कुछ पल के लिए चुप रह गईं, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, वाह बेटा, तुमने तो बहुत बड़ा और नेक काम करने का फैसला किया है। मुझे तुम पर गर्व है। ये कहकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। अमर जानता था कि उसकी माँ खुले विचारों वाली, पढ़ी लिखी और समझदार महिला है। वो कभी भी उसे किसी विधवा से शादी करने से नहीं रोकेंगी। लेकिन सरिता जी ने फिर थोड़ी गंभीर होकर कहा,
बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जो भी बातें जरूरी हैं पहले ही साफ कर देना। ऐसा ना हो कि बाद में वो तुमसे संतान की उम्मीद करे या किसी बात को लेकर मन में गलतफहमी आ जाए। अमर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं माँ, मैंने पहले ही दिन जब उन्हें प्रस्ताव दिया था सब साफ साफ बता दिया था। मैं किसी रिश्ते में धोखा या झूठ नहीं चाहता और ना ही मैं किसी से बेईमानी कर सकता हूँ। जो सच है वो मैंने शुरू में ही कह दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। सरिता जी ने फिर पूछा, तो अमन भैया को नहीं बुलाओगे शादी में? अमर ने शांत स्वर में कहा, कैसी शादी माँ? बस एक सादा सा रजिस्ट्रेशन और घर पर छोटा सा रिसेप्शन होगा। इसमें मेरी कोई निजी जज्बात नहीं है, ना ही कोई धूमधाम। हाँ, बस एक सुकून है कि इस शादी के बाद मैं सच में पिता कहलाऊंगा। उस मासूम को पूरे हक से अपनी बाहों में उठा सकूंगा। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। वो जैसे अपने ख्यालों में खो गया था। सरिता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले और संतान का सुख भी मिले। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे आने वाले समय ने चुपचाप अपनी जगह बना ली हो। सरिता जी जैसे ही वो रिश्ता लेकर अनन्या के घर पहुंची, उनके सलीके, पहनावे और रौब को देखकर राजीव भैया और सुमन भाभी समझ गए कि सामने वाले लोग काफी संपन्न हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि अगले ही रविवार को शादी की तारीख भी तय कर दी गई। अनन्या अपने कमरे में बैठी बाहर हो रही बातचीत सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। शाम को सुमन भाभी उसके पास आईं और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे बड़े रईस लोग लगती हैं। तुम्हारा होने वाला पति तो जरूर बड़ी गाड़ी में चलता होगा। देखना, हमें भूल मत जाना। अनन्या हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। उसने कुछ नहीं कहा। अगर भाभी ने उसे और उसके बच्चे को इस घर में अपनाया होता तो शायद आज ये शादी करने की नौबत ही नहीं आती। मगर कई फैसले एक माँ को अपने बच्चे की खातिर लेने पड़ते हैं, और वो भी वही कर रही थी। देखते ही देखते रविवार का दिन भी आ गया। अनन्या ने सादगी से गुलाबी रंग का सूट पहना, न भारी मेकअप, न कोई खास गहने, बस हल्की सी बिंदी। उधर अमर शर्मा ने भी बिल्कुल सादा सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, कोई दिखावटी खुशी नहीं। सादगी से शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद जैसे ही अमर की नजर नन्हे आर्यन पर पड़ी, उन्होंने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। उनके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। आर्यन भी उस अनजान चेहरे को हैरानी से देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काले रंग की आंखें, गुलाबी होंठ। अमर उसे देखते ही अपने दिल में अजीब सी ममता महसूस करने लगे, जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हों। शादी के बाद उन्होंने माँ को इशारे से विदाई की तैयारी करने को कहा। राजीव भैया ने बहन के सिर पर हाथ फेरा, मगर सुमन भाभी ने लालच भरी मुस्कान के साथ उसे गले लगाया। अनन्या एक अमीर घर में जा रही थी, लेकिन उस अमीर आदमी की सारी तवज्जो सिर्फ उसके बच्चे पर थी। उसी बच्चे पर जिससे सुमन भाभी को सख्त नफरत थी और जिसे उन्होंने कभी प्यार की नजर से नहीं देखा था। किस्मत भी कैसे खेल खेलती है, जिसे लोग ठुकराते हैं उसी को कोई और सिर आंखों पर बिठा लेता है। आज अमर शर्मा के दिल में एक अनोखा सुकून था। उन्हें लग रहा था जैसे सचमुच वो पिता बन गए हों। वो बार बार आर्यन के माथे को चूमते, उसकी नन्ही उंगलियों को अपने हाथ में लेते। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो अब तक कभी नहीं दिखी थी। अनन्या ये सब देखकर हैरान थी। उसका और अमर का रिश्ता भले कागजों पर बना हो, लेकिन जब भी वो अमर को आर्यन के साथ देखती, उसे लगता ये रिश्ता सिर्फ समझौता नहीं है, उसमें सच्चा अपनापन है। कभी वो बच्चे का माथा चूमते, कभी उसे सीने से लगाए घूमते। वो सच में उसे अपना बेटा मान चुके थे। सरिता जी भी बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। वो अनन्या को बेटी की तरह समझती। दिन भर दोनों साथ बैठकर बातें करती, घर के काम सिखाती और कभी कभी आर्यन को गोद में लेकर दुलार करती। अनन्या को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि शायद उसकी टूटी हुई जिंदगी फिर से जुड़ रही है। सरिता जी उसे अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाती, परिवार की बातें बताती, अपने संघर्ष और खुशियों की यादें साझा करती। अनन्या बड़े ध्यान से सुनती, बीच बीच में मुस्कुरा देती। उसे अच्छा लगता था कि कोई उसे अपनापन दे रहा है। लेकिन जैसे ही अमर शर्मा ऑफिस से घर लौटते, उनकी नज़र सबसे पहले आर्यन को ढूंढती। अनन्या और अमर के बीच अब भी एक दूरी थी। उनकी बातचीत आज भी वैसी ही होती जैसे ऑफिस में बॉस और कर्मचारी के बीच होती है।
सीधी, सीमित और औपचारिक। उस दिन भी अमर लैपटॉप पर काम कर रहे थे और अनन्या आर्यन को गोद में लिए पास ही बैठी थी। अचानक आर्यन रोने लगा। अनन्या घबरा गई कि कहीं अमर का काम खराब ना हो जाए। वो जल्दी से उठकर बाहर जाने लगी। तभी अमर ने आवाज दी, कहाँ ले जा रही हैं? अनन्या ठिठक गई। वो आप काम कर रहे हैं, सोचा डिस्टर्ब ना हो, उसने धीमे से कहा। अमर मुस्कुरा दिए। मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? अपने बच्चे से कोई परेशान होता है क्या? उन्होंने टेबल से कुछ खाली कागज उठाकर आर्यन के सामने रख दिए ताकि वो उनसे खेलने लगे। थोड़ी देर बाद जब काम खत्म हुआ तो उन्होंने आर्यन को गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से उसे देखने लगे। उनकी आंखों में सच्चा स्नेह था। शादी को लगभग 3 महीने होने वाले थे। आर्यन भी तेजी से बड़ा हो रहा था, लेकिन अनन्या के दिल में अब एक अलग तरह की बेचैनी घर करने लगी थी। आखिर वो भी एक औरत थी, उसे भी पति के साथ की जरूरत महसूस होती थी। मगर अमर कभी उस नजर से उसे देखते ही नहीं थे, वो उससे दूरी बनाकर रखते। साफ लगता था कि शादी की वजह सिर्फ आर्यन है, वो खुद नहीं। ये एहसास अनन्या को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। उसका मन बुझा बुझा रहने लगा। अब उसे न अपने कपड़ों का ध्यान रहता, न श्रृंगार का। एक दिन सरिता जी ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, फिर ऐसे क्यों रहती हो? अनन्या ने नजरें झुका ली। माँ, शायद अमर जी को अच्छा ना लगे कि मैं सजू सबरूं। उन्होंने तो मुझसे शादी सिर्फ आर्यन के लिए की है। ये सुनकर सरिता जी हल्के से हंस पड़ी। अरे पगली, जब तुम खुद ही ऐसे बुझी बुझी रहोगी तो वो तुम्हें उस नजर से कैसे देखेगा? जरा खुश रहो, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे पत्नी की जरूरत ना हो। बस उसने अपने जज्बातों को बांध रखा है। तुम पहल करो, रास्ता दिखाओ, फिर देखना वो खुद तुम्हारी तरफ आएगा। माँ की बातों ने अनन्या के दिल में हल्की सी उम्मीद जगा दी। उस दिन उसने मन लगाकर तैयार होने का फैसला किया। उसने नीले रंग का खूबसूरत सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और हाथों में कांच की चूड़ियां पहन ली। आईने में खुद को देखा तो बहुत दिनों बाद उसे अपनी ही झलक अच्छी लगी। उसके दिल में हल्की सी धड़कन थी, शायद आज कुछ बदल जाए। आर्यन भी उसे सजी धजी देखकर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब अमर उसके बेटे पर इतना प्यार लुटाते थे तो वो खुद को उनसे मोहब्बत करने से कैसे रोकती। आज वो बेसब्री से उनके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस से आ गए। जैसे ही उनकी नजर अनन्या पर पड़ी वो हल्का सा ठिठक गए। उसकी खुशबू, सलीके से किया गया सिंगार, नीला सूट, हाथों की चूड़ियां, सब कुछ अलग था। उन्होंने थोड़ा चौंक कर पूछा, सब ठीक है? कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? ये सुनकर अनन्या घबरा गई। नहीं तो, उसके डर से गाल लाल हो गए। तो फिर इतना तैयार क्यों हुई हो? अमर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो मासूमियत से बोली, माँ ने कहा था कि शादीशुदा लड़की को सजा सवर कर रहना चाहिए। इतना कहकर वो मुड़ गई, मगर अमर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ गए थे कि अनन्या उनसे वही उम्मीद रखती है जो एक पत्नी अपने पति से रखती है। उनका दिल इतना कठोर भी नहीं था कि उसके जज्बात ना समझ पाए। उस दिन वो उससे थोड़ा संकोच में रही। कुछ देर बाद जब वो कमरे में आकर चूड़ियां उतारने लगी तो अमर, जो आर्यन के साथ खेल रहे थे, चूड़ियों की खनक सुनकर रुक गए। उतारो मत, उन्होंने धीरे से कहा, अच्छी लग रही हैं, और तुम भी। अनन्या का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो पलट कर बोली, बस ऐसे ही माँ के कहने पर पहन ली थी, इसीलिए उतार रही थी। अमर फिर मुस्कुरा दिए। चलो आज बाहर चलते हैं, आर्यन को भी साथ ले चलते हैं। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया। ये सुनकर अनन्या की आंखों में चमक आ गई। वो तीनों बाहर खाने के लिए गए। मौसम सुहाना था, हल्की हवा चल रही थी। माहौल भी जैसे उनके दिलों की तरह नरम हो गया था। रास्ते में ही आर्यन सो गया। अमर उसे गोद में लिए प्यार से देखते रहे। उनके चेहरे पर जो स्नेह था वो अब सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, अनन्या के लिए भी था। घर लौटकर उन्होंने आर्यन को सुलाया। अनन्या कपड़े बदलकर चुपचाप बिस्तर के किनारे पर लेट गई। उसका दिल अभी भी तेज से धड़क रहा था। तभी उसके कानों में अमर की धीमी भारी आवाज पड़ी, अनन्या, इधर आओ मेरे पास। वो सिहर गई। जब उसने पलटकर देखा तो अमर की आंखों में दबे हुए जज्बात साफ दिखाई दे रहे थे। वो भी अब उन जज्बातों में बह जाना चाहती थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम हो गई। अमर ने उसे अपनी जिंदगी में एक खास जगह दे दी थी।
यह एहसास ही अनन्या के लिए बहुत था। जितना प्यार अमर पहले उसके बेटे से करते थे, अब उससे कहीं ज्यादा वो उसे करने लगे थे। उसके लिए अब ये रिश्ता सिर्फ समझौता नहीं रहा था, बल्कि सच्चे प्यार में बदलता जा रहा था। तीनों की जिंदगी जैसे पूरी हो गई थी। घर में हंसी थी, सुकून था और अपनापन था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक तूफान चुपचाप उनके दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार कर रहा है। शादी को 2 साल हो चुके थे। आर्यन अब बड़ा हो गया था। वो अपने डैडी के साथ लॉन में खेलता, कभी फुटबॉल तो कभी क्रिकेट। माँ से ज्यादा लगाव उसे अपने डैडी से था। अमर की भी सुबह तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक वो आर्यन का चेहरा ना देख ले। इस समय सरिता जी अपने दूसरे बेटे अमन के पास कुछ दिनों के लिए गई हुई थी। इधर अनन्या कुछ दिनों से अपनी तबीयत को लेकर काफी परेशान थी। कभी बैठे बैठे उसे उल्टी आने लगती, कभी चक्कर आ जाते और कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। एक दिन अमर के ऑफिस जाने के बाद वो आर्यन को साथ लेकर ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर नेहा ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज अनन्या शर्मा, बधाई हो, आप पेट से हैं। ये सुनते ही अनन्या के तो होश ही उड़ गए। वह अविश्वास से डॉक्टर को देखने लगी। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आप शायद गलत कह रही हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर नेहा ने हैरानी से कहा, अरे, इसमें हैरानी की क्या बात है? आप तो शादीशुदा है ना? फिर ये तो स्वाभाविक है। अनन्या ने धीरे से कहा, लेकिन डॉक्टर, मेरे पति पिता नहीं बन सकते। उन्होंने शादी से पहले ही मुझे बता दिया था कि वो संतान पैदा करने में असमर्थ हैं। फिर ये कैसे? डॉक्टर नेहा हल्के से मुस्कुराई। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी को जो समस्या हो वो हमेशा ही बनी रहे। कभी कभी इलाज या फिर समय के साथ सब ठीक हो जाता है। हो सकता है आपके पति अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हों। आप घर जाइए और ये खुशखबरी उनके साथ बांटिए, डॉक्टर ने प्यार से कहा। अनन्या अभी भी उलझन में ही थी। खुशी, डर और शक, तीनों भाव एक साथ उसके भीतर उमड़ रहे थे। 2-3 दिन तक उसने हिम्मत नहीं की अमर को बताने की। आखिर एक शाम उसने रिपोर्ट उनके सामने रख दी। रिपोर्ट देखते ही अमर का चेहरा बदल गया। ये क्या है? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। मैं पेट से हूँ, अनन्या ने डरते हुए कहा। ये सुनते ही अमर जैसे आग बबूला हो गए। ये कैसे हो सकता है? जब मैं पिता नहीं बन सकता तो ये बच्चा? उनके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन आंखों में शक और गुस्सा साफ दिख रहा था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। जिस घर में 2 साल से हंसी गूंज रही थी, वहां अब खामोशी और तूफान साथ में खड़े थे। अगर तुम्हें दूसरे बच्चे की इतनी ही चाह थी तो मुझसे कहती, मैं किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले आता। यहाँ वहां मुंह मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। अमर के ये शब्द सुनकर अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। मैं ऐसी नहीं हूं अमर, आप मुझे जानते हैं। आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने डॉक्टर से भी यही कहा था कि आप पिता नहीं बन सकते, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी बीमारी ठीक भी हो जाती है। हो सकता है आप अब बिल्कुल ठीक हो गए हो। वो रोते हुए डॉक्टर नेहा की बात उसे समझा रही थी, लेकिन अमर के चेहरे पर यकीन नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कल ही अपने सारे टेस्ट करवाऊंगा। अगर मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई तो उसी वक्त मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। अनन्या के लिए जैसे परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई थी। अगले दिन अमर ने सारे टेस्ट करवा लिए। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो वो खुद कुर्सी पर चुप बैठा उसे देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। वो पिता बन सकता था। उसके बच्चे की धड़कन अनन्या के अंदर पल रही थी। वो कुछ देर तक खाली नजरों से कागज को देखता रहा, फिर घर लौट आया। उधर अनन्या डरी सहमी उसका इंतजार कर रही थी। उसे लगा अब फिर कोई तूफान उठेगा, लेकिन अमर ने अंदर आते ही उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो अनन्या, गलती मेरी थी। मैंने तुम पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं सच में पिता बन सकता हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना लंबा चौड़ा आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। अनन्या उसके सीने से अलग हुई। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। आपने बिना सोचे समझे मेरे चरित्र पर शक किया। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? मैंने पूरी ईमानदारी से आपका साथ निभाया है। मैंने अपना पहला बच्चा भी
आपको इसीलिए सौंपा क्योंकि आप उससे सच्चा और निस्वार्थ प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन आपके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अमर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद मैंने कोई छोटा सा अच्छा काम किया होगा। उसी का फल मिला है। उसने आर्यन को भी पास बुलाकर सीने से लगा लिया। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में राहत और खुशी भी थी। फिर भी अमर के लगाए हुए आरोप का घाव इतना गहरा था कि उसे भरने में वक्त लगना ही था। अनन्या कई महीनों तक अमर से नाराज रही। उसके दिल पर लगे इल्जाम के निशान इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं थे, लेकिन अमर ने भी हार नहीं मानी। वो हर रोज उसे मनाने की कोशिश करता। कभी उसके लिए फूलों का गजरा ले आता, तो कभी बिना वजह उसे बाजार घुमाने ले जाता। कभी उसके पसंद का खाना मंगवा लेता, तो कभी बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता। वह अपने हर व्यवहार से ये जताना चाहता था कि उसे अपनी गलती का सच में एहसास है। धीरे धीरे अनन्या का दिल भी पिघलने लगा। आर्यन अब स्कूल जाने की उम्र में पहुंच चुका था। सुबह तैयार होकर बैग टांगता तो अमर गर्व से उसे देखता रहता। उधर अनन्या के पेट में पल रहा नन्हा मेहमान भी आने को तैयार था। उनका परिवार अब सच में पूरा होने जा रहा था। घर में एक नई उम्मीद, नई रोशनी उतर आई थी। जब सरिता जी को ये खुशखबरी मिली तो वो तुरंत अपने बड़े बेटे के घर से लौट आईं। आते ही हंसते हुए बोली, अरे वाह, मेरे दोनों बेटों के घर अब खुशियों से भरने वाले हैं। उनकी आंखों में सच्ची खुशी चमक रही थी। उन्होंने आर्यन को अपने सीने से लगा लिया। ये बच्चा तो हमारे घर की असली रौनक है। इसकी वजह से ही तो सब कुछ बदला है। अनन्या ये सब सुनकर चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें भर आईं। कल तक यही बच्चा लोगों की नफरत और तानों का निशाना था। कोई उसे मनहूस कहता था तो कोई बोझ, और आज वही बच्चा इस घर की जान बन चुका था। उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। सच में किस्मत का खेल भी अजीब होता है। जिसे लोग बदनसीब समझते हैं, वही सबसे ज्यादा खुशियों का कारण बन जाता है। जब नसीब में लिखी होती है तो रास्ता चाहे कोई भी हो, मगर सच्ची मोहब्बत जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और भावनात्मक प्रस्तुति है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध मात्र संयोग माना जाएगा। कहानी में दिखाए गए पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक परिस्थितियां और चिकित्सीय स्थितियां सामान्य जीवन के अनुभवों से प्रेरित हो सकती हैं, परंतु इन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी, चिकित्सीय या व्यक्तिगत सलाह के रूप में ना लिया जाए। यदि किसी की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचती है तो ये पूर्णतः संयोग है। धन्यवाद।